गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह। और चुनाव और प्रतिनिधि जो चैप्टर हमारा चल रहा था, इसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एफपीटीपी सिस्टम के बारे में। जो सर्वाधिक मत वाले की विजय, जो किसी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव क्षेत्र से जिसमें सबसे अधिक वोट मिलता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। फिर हमने नेक्स्ट जो टॉपिक था उसमें हमने जो डिस्कस किया था बेटा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो इजराइल के अंदर एग्जिस्ट है, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इजराइल इस्तेमाल करता है अपने यहाँ पर, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, चुनाव की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो भारत देश के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिस प्रणाली को अपनाते हुए हमारे देश में हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के चुनाव, उसके बाद में उपराष्ट्रपति के चुनाव या फिर राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं, इस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के जो चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो लागू होता है, जिसके थ्रू राष्ट्रपति के चुनाव हमारे देश में होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कंसंट्रेशन की जरूरत है। मेरे साथ अगर आप मेरा जितना आप कंसंट्रेट करके काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको सीख पाएंगे। तो जो पहले तो ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम वी द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के जो चुनाव में हमारा जो रोल होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दिस आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द elected member of the Lok Sabha and the elected member of the Rajya Sabha and the elected member of the state legislative assembly, जो प्रांत के विधानसभा के चुनकर आए हुए सदस्य, लोकसभा में जो चुनकर आए हुए सदस्य या फिर राज्यसभा में जो चुनकर आते हैं सदस्य, वो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं। मैं बार बार इस बात पर क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, क्यों प्रेशर देता हूं कि चुनकर आए हुए सदस्य। देखो, हमारे देश के अंदर जो लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं वो 545 है और मैक्सिमम 550 तक हो सकते हैं। लेकिन जो चुनकर जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस के लिए जो जाते हैं, वो 543 जाते हैं। और the two members are nominated by the president of India। कहां पर? लोकसभा के अंदर 2 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर, इस तरह में। और बेसिकली दीज आर द पीपल हु आर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से है। एंग्लो इंडियन का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें से जो उनका जो पति पत्नी का रिश्ता है उनमें से कोई एक भारत का रहने वाला या दूसरा इंग्लैंड का रहने वाला है, पति पत्नी में से। तो इनमें से 2 मेंबर्स चुन के आते हैं, नॉमिनेट होते हैं। या फिर राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा की अगर हम देखें आज के दिन जो राज्यसभा के कुल मेंबर है 245 मेंबर्स है, और 245 मेंबर्स में से 238 मेंबर्स जो राज्यसभा के विभिन्न देश की जो प्रांत हैं, विभिन्न प्रांतों से लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू वो चुन के आते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से चुनकर आते हैं। तो वो जो सारे मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज, सिर्फ 2 जो राष्ट्र यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें एक दिल्ली और दूसरी पुडुचेरी। अब यहीं से क्यों
ये क्यों राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते, बाकी यूनियन टेरिटरी से जो मेंबर्स क्यों नहीं हिस्सा लेते? क्योंकि यहां पर हमने पार्शियली इनको स्टेटहुड का स्टेटस देके रखा हुआ है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मेंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो आगे इस प्रक्रिया को पूरा जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसको समझने के लिए बेटा हमें एज्यूम करना होगा कि मान कर चलिए कि पूरे देश के अंदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और या फिर प्रांत से जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो करेक्ट और निश्चित 10,000 मेंबर हैं, तब हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। तो टोटल मेंबर्स हम मान के चलते हैं, दीज आर दी टोटल 10,000 मेंबर्स, वो जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। कौन वो मेंबर्स है मैंने बात कर ली आपसे, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर और यूटी के जो दो यूटी है सबके। अब ये एक मैं आपको दिखा रहा हूं बैलेट पेपर। ये किसी एक पार्टिकुलर माननीय सांसद का बैलेट पेपर है। इसी तरह की कुछ पैटर्न पे हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव मेंबर्स या फिर यूनियन टेरिटरी दो है, उनमें से सभी को इसी तरह का बैलेट पेपर दिया जाता है चुनाव के प्रोसेस के दौरान। करेक्ट? समझ पा रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप यू आर गेटिंग। तो ये एक बैलेट पेपर हो गया और हम मान के चलते हैं ये जो राष्ट्रपति के चुनाव है इसमें 4 मेंबर्स, 4 एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपना राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है। और वो कौन होंगे 4 मेंबर्स? A, B, C और D। अब ये किसी एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का एक सीक्रेट बैलेट पेपर है। सीक्रेट बैलेट पेपर का मतलब ये है इसमें किसने किसको वोट डाला ये प्रकाशित नहीं किया जाता है, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, इसको गुप्त रखा जाता है। तो इसमें ये जो बैलेट पेपर है इस पर किसी माननीय सांसद ने या किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने अपना वोट कुछ इस तरह से दिया है। इस राष्ट्रपति के चुनाव में सभी मेंबर्स को वोट देना होता है। सपोज करो 4 जो एस्पायरेंट है राष्ट्रपति के लिए, 4 मेंबर खड़े हुए हैं चुनाव में, तो हमें या मैं समझो मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो मुझे इन 4 को वोट डालना होगा, लेकिन मुझे अपनी प्राथमिकताएं दर्ज करनी होगी बैलेट पेपर के अंदर कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देता हूं। मेरी नजर में सबसे लायक फर्स्ट कौन है राष्ट्रपति के लायक, फिर उसके बाद में मैं सेकंड अपनी चॉइस दूंगा, थर्ड दूंगा, फोर्थ दूंगा। अगर 4 मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है, तो मैंने जो या फिर किसी भी सांसद ने जो बैलेट में अपना जो मत डाला है वो इस तरह से है। उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस ए को दिया है कि मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा यह है कि राष्ट्रपति के लिए इनको चुना जाए, ए को चुना जाए। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति के लिए आप उपयुक्त नहीं मानते हैं तो मेरी जो सेकंड चॉइस है दैट इज द डी, यानी कि ए को नहीं चुना जाता तो मैं सेकंड चाहूंगा कि राष्ट्रपति के लिए डी को चुना जाए। अगर किसी वजह से आप डी को भी नहीं चुनना चाहते, उपयुक्त नहीं मानते, तो मेरी तरफ से बी के लिए थर्ड चॉइस है। मैं चाहूंगा कि थर्ड चॉइस बी को दिया जाए
और अगर ए बी सी मेरी फर्स्ट सेकंड चॉइस नहीं मानी जाती है, ए बी और डी वाली, तो मैं चाहूंगा मेरी अंतिम चॉइस राष्ट्रपति के लिए 4 को, ये सी को है मेरी 4th चॉइस। तो इस तरह से कुछ वो अपने मत व्यक्त करते हैं सीक्रेट बैलेट पेपर में। कोई भी माननीय सांसद हो सकता है या लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द असेंबली के मेंबर्स हो सकते हैं। अब क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने कहा था कि आप मान के चले कि 10,000 टोटल वोटर्स हैं जो वोट डालने वाले हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में होता क्या है कि किसी भी एक कैंडिडेट को टोटल वोट का 50% प्लस 1, आई रिपीट 50% प्लस 1 वोट जिसको मिलेगा वो चुनाव में विजयी माना जाएगा। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो 10,000 का हम 50% करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस में एक 50% प्लस 1, तो अगर करते हैं तो 5,000 आते हैं, प्लस 1 करने के बाद में 5,001। यानी कि जिस किसी एक पार्टिकुलर जिसने नॉमिनेशन फाइल किया है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में कंटेस्ट कर रहा है, उसको अगर 5,001 वोट मिलते हैं तो वो विजयी घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर इसी पैटर्न में, ये जो पैटर्न में जो वोट दिए हैं, उसके वोट देने से जो परिणाम आते हैं वो इस तरह से आते हैं। मान के चलिए कि इस तरह के परिणाम हमारे सामने आते हैं। ए को वोट टोटल, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस इसमें दिखा रहे हैं, तो अगर इसी पैटर्न में सब लोग इसी फ्लो में करते हैं वोटिंग, तो ए को सबसे ज्यादा 3,800 मेंबर्स 3,800 वोट गिरते हैं, बी को 2,900 वोट गिरते हैं, सी को 1,200 वोट गिरते हैं। यानी कि सी के पास मतों की संख्या सबसे कम है, इनके फेवर में, सी के फेवर में सबसे कम वोट डाले गए, और डी को वोट दिए गए 2,100 वोट। तो अगर इस तरह से देखे जाए तो ये जो परिणाम फर्स्ट राउंड जो हुआ, उसके परिणाम के अनुसार हम इनमें से किसी को राष्ट्रपति के चुन नहीं सकते, राष्ट्रपति के लिए चुन नहीं सकते, क्योंकि जो रिक्वायर्ड जो मैंडेट है दैट इज 5,001। 5,001 किसी को मिले नहीं, तो हमें सेकेंड राउंड के लिए जाना होगा। अब सेकेंड राउंड में जाने से पहले हमें एक डिसीजन और लेना होता है, वो है कि ये जो 4 कैंडिडेट हैं जिसके सबसे कम वोट है, मान के चलिए उसके विजय होने की संभावनाएं सबसे कम है। ये तो आप एग्री करते हैं। अरे भाई यहाँ पर 3,800 वोट है, 2,900 है, और डी को मिल रहे हैं 2,100, तो ये 1,200 वोट्स वाला क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जीत सकता है? मुझे लगता है या सबको लगता है जो लॉजिकली रीजनिंग के साथ चलता है कि ये चुनाव जीतने की इसकी संभावना सबसे कम है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, सी मुकाबले से बाहर ही हो जाएगा। सेकेंड राउंड में जाने से पहले जो सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी उससे पहले सी इस मुकाबले से बाहर हो जाता है। लेकिन हम इसके वोट का जो इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ी महत्व इस जो प्रक्रिया है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस मेथड की सबसे बखूबी यही है कि यहाँ पर कोई भी एक वोट खराब नहीं जाता है, हर वोट की कीमत होती है। तो ये तो चुनाव से बाहर हो गए। अब इनके फेवर में पड़े थे 1,200 वोट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट चॉइस का कोई अभी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, वो तो हमने माना नहीं। अब इनकी सेकंड चॉइस क्या थी वो देख लेते हैं, और इनकी थर्ड चॉइस क्या थी, और सी की फोर्थ चॉइस क्या थी। तो अगर इसके पैटर्न पे नजर डालें तो इनकी जो सेकंड चॉइस आ जाती है ये फर्स्ट चॉइस बन जाएगी, क्योंकि इनकी फर्स्ट चॉइस तो थी वो तो अब खत्म हो जाती है, ये तो मुकाबले से एलिमिनेट हो गया सी, तो इनकी फर्स्ट चॉइस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता।
तो इनकी सेकंड चॉइस लेते हैं, तो सेकंड चॉइस इनकी इस तरह से आती है, ये सेकंड चॉइस बन जाती है इनकी, जो थर्ड में इन्होंने डाला है वो सेकंड चॉइस बन जाएगी, और जो इनकी सेकंड चॉइस थी वो फर्स्ट चॉइस बन जाएंगी। ये तो खुद तो एलिमिनेट ही हो गए, और जो इनकी फोर्थ चॉइस थी वो थर्ड चॉइस बन जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो? ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स मेथड है राष्ट्रपति के चुनाव का, शायद ही अभी तक आप कभी समझने की कोशिश किया हो या किसी ने आप तक ये समझाया हो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का पार्ट ही इससे पहले नहीं रहा। तो इस तरह से अगर यही मान लेते हैं ये वोटिंग पैटर्न रहा, तो एक्चुअल वोटिंग ये रहा था, लेकिन सी के एलिमिनेट होने के बाद में ये पोजीशन रहती है। तो अगर अब हम इसी को मानकर चलते हैं तो ये समझ लीजिए, अगर इसी वोटिंग पैटर्न में वोट होते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। ये भी निश्चित है कि सभी इस तरह से वोट नहीं डालेंगे। अब जो इसके वोट थे वो आप समझ गए हो, ये वोट बढ़ चुके हैं किसके बीच में, इन बीच में फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड में ये वोट डिवाइड हो चुके हैं। अब अगर यही केस रहता है तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसे सब वोट डालें। अगर ऐसा होता है तो ए को मिल जाते हैं 4600 वोट, क्योंकि टोटल हमारे पास में वोट कितना है ये कभी नहीं भूलना है, 10,000। बी को मिल जाते हैं 3000, और सी पहले ही मुकाबले से बाहर हो चुका है, और डी को मिल जाते हैं 2300 वोट। टोटल इतने वोट मिल जाते हैं। उनके वोट अभी भी काउंट में है, ये मान के चलिए, अभी ये 2000 वोट बेकार नहीं हुए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं ए, बी और डी के बीच में। और ये पैटर्न रहता है, ए को 4600 वोट मिलते हैं, बी को 3100 वोट मिलते हैं, और सी को 2300 वोट मिलते हैं। तो अगर इसको मान के चले, फिर भी हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो 5001 वोट की जो कंडीशन है वो 50% की इनमें से भी कोई पूरा नहीं करता है। तो अगेन हमको डी को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि जो डी है उसको वोट मिले 2300 वोट, और 2300 वोट इसके सबसे लिस्ट हैं। ए को 4600, बी को 3100 और सी को मिले 2300। तो यहाँ हम डी को एलिमिनेट कर देते हैं और इसके वोट बी और सी को चले जाते हैं। अगर वोटिंग पैटर्न इसी तरह से रहता है तो रिजल्ट कुछ इस तरह से रहेगा। ए को मिल जाएंगे 5700 वोट, क्योंकि ये 2300 वोट है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं ए और बी के बीच में, और बी को मिल जाते हैं 4300 वोट। लेकिन अब ये देखिए, दिस इज अबाउ 5100 वोट। ए को 5001 से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, और इस तरह से ए विजयी हो जाता है, राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें हर एक सिंगल वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक में राज्यसभा का चुनाव के लिए जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।